नमस्कार। कैसे हैं? आज हम लोग फिर से हिंदी टीजीटी पीजीटी के तहत अपनी कक्षाओं का ये दूसरा दिन है और आज हिंदी का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम कहने का तात्पर्य ये है कि निर्छिर विवेक करेंगे, शब्द संधान करेंगे और उसके शब्दों में क्या क्या चीजें जुड़ा है, कैसे इसका उत्पत्ति हुआ है, कैसे उसका विकास हुआ है, कैसे उसका उद्भव हुआ है, पूरी रूपरेखा पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो आप लोग अगर आ चुके हैं, नोटिफिकेशन जा चुका है, तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी आके करिएगा। तो मुझे खुशी होगी कि आप लोग आए हैं पढ़ने के लिए और पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे थोड़ा सा शिक्षक भर्ती के विषय में, जो आने वाली अभी नई वैकेंसियां हैं उनके विषय में भी थोड़ी बहुत बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले आपको शुभकामना, अग्रिम बधाई देना चाहता हूं, जो कि 1 फरवरी को एग्जाम होने वाला है पीजीटी का, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का। तो उसके लिए गाइडेंस ही है और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनको मैं पहले कवर करवा दूंगा, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में अति महत्वपूर्ण है और आएंगे। तो इसलिए आप सबको लगातार बने रहना है। अपने मित्रों को भी कह देना है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इस चैनल को लगातार देखते रहें। चलिए, किसी भी शब्द को पढ़ने से पहले, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले आवश्यकता होती है कम से कम उसके नाम के विषय में जान लें, उसके नामकरण के विषय में जान लें। तो देखिए, जब आपके घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले आवश्यकता क्या पड़ती है, उसका नाम रख दिया जाए। और उसका नाम किन किन आधारों पे हम रखते हैं? सबसे पहला तो आधार बनता है कि उसकी प्रवृत्ति के आधार पर उसका नामकरण हो जाता है। दूसरा नामकरण हो जाता है अशुद्ध उच्चारण के आधार पर उसका नामकरण हो जाता है। और तीसरा होता है कि सब कुछ सोच समझकर हम उसका नामकरण करते हैं। तो हिंदी का जो नामकरण हुआ है, वो हिंदी शब्द का जो नामकरण हुआ है, वो गलती से हो गया है कि सोची समझी साजिश थी इसका हिंदी नाम रखा गया। इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हिंदी शब्द पर हम सब बातचीत करेंगे। आप जानते हैं कि हिंदी शब्द से संबंधित 1-2 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी जो विगत हमारी परीक्षा बीती हुई है शिक्षक भर्ती, उसमें भी एक प्रश्न पूछ लिया गया था कि हिंदी शब्द किस भाषा का है। मैं जब भी और जहां भी पढ़ाता हूं तो ये प्रश्न जरूर बताता हूं कि हिंदी शब्द किस भाषा का है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिंदी अगर हमने इस तरह लिख दिया, मैंने कल बताया था कि हिंदी शब्द लिखा कैसे जाता है, शुद्ध कैसे होता है। मैंने यहां लिख दिया हिंदी, और हिंदी शब्द लिखने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि इसका व्युत्पत्ति हुई है या इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है या हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में भी अंतर होता है। उत्पत्ति का मतलब होता है बिना किसी की सहायता से सीधा वो शब्द जो है स्वतः उपज जाता है, और व्युत्पत्ति का मतलब होता है जब हम किसी शब्द की सहायता से 2 शब्दों को जोड़कर किसी एक तीसरे शब्द का निर्माण कर देते हैं, वहां होती है व्युत्पत्ति। अर्थात अगर हम आपसे कहें मनुष्यों की व्युत्पत्ति हुई है तो सही बात है, और ईश्वर की क्या हुई है? उत्पत्ति। तो ईश्वर जन्म लेता है और मनुष्य क्या होते हैं? व्युत्पत्ति करते हैं। तो उत्पत्ति और व्युत्पत्ति का मामला है। अब प्रश्न ये बनता है कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है या उत्पत्ति हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी शब्द की जो हुई है वो व्युत्पत्ति हुई है। तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, कैसे हुई है, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके सामने आता है। देखिए, आप जानते हैं कि हिंदी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? ईरानियों ने किया। ईरानियों का मतलब ईरान के जो निवासी थे, उन्होंने सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ईरान के निवासियों ने किया था। आप जानते हैं कि जितनी भी भाषाएं हैं हमारे इस पूरी धरती पर, जितनी भी भाषाएं हैं, उनकी एक खास बात होती है, उनकी एक अलग सी विशेषता होती है। इसी तरीके से हिंदी की भी अपनी एक विशेषता है। और आप जानते हैं कि हिंदी जो भाषा है वो संस्कृत से जन्मी हुई है। क्लियर है? तो हिंदी भाषा जो संस्कृत से जन्म ली है, इसलिए ज्यादातर इसकी विशेषताएं संस्कृत वाली ही हैं। बाकी भाषाओं से अगर इसकी हम तुलना करते हैं तो थोड़ा सा अचंभा हमको दिखता है। जैसे अंग्रेजी और हिंदी की तुलना करिए तो हिंदी
ज्यादा वैज्ञानिक भाषा है अपितु अंग्रेजी के, तो अंग्रेजी से ज्यादा वैज्ञानिक भाषा हिंदी है, फिर भी लोग हिंदी को अधिक वरीयता नहीं देते, अंग्रेजी को अधिक वरीयता देते हैं। जैसे मैं आपको कुछ शब्दों के माध्यम से दिखाता हूं। जैसे हिंदी में कोई भी साइलेंट वर्ड्स नहीं है, मूक वर्ड नहीं है, इसके बरक्स अगर हम तुलना करें तो अंग्रेजी में बहुत सारे साइलेंट वर्ड्स, मूक शब्द, मूक वर्ण हैं। जैसे हम लिखते तो कनऊ हैं, KNOW, लिखते तो कनऊ हैं लेकिन पढ़ते हैं नो। हिंदी में इस तरह से कोई भी स्थिति नहीं है, हम जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, ये इस भाषा की खास विशेषता है। लेकिन जो ईरान के निवासी थे, जब वो सबसे पहले भारत में आए, तो भारत में जब वो सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं? सिंधु नदी के किनारे पहुंचते हैं। आप कहीं भी पहुंचते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? उस स्थान का, उस जगह का नाम पूछते हैं, अपितु व्यक्ति से संबंधित लोगों का नाम पूछते हैं। कुछ लोग पहुंचे सिंधु नदी किनारे और वहां के निवासियों से उन्होंने पूछा, भैया हम कहाँ पहुंचे हैं, क्यों, क्या है ये? तो वहां के निवासियों ने कहा कि ये सिंधु है, सिंधु नदी। तो भाई उन्होंने कहा सिंधु, लेकिन उनके यहां सा का और धा का उच्चारण है ही नहीं है। तो ईरान में जो ईरान के निवासी थे, उनकी जो भाषा थी, उनके यहाँ सा का उच्चारण नहीं है और उनके यहाँ धा का उच्चारण नहीं है। अब सा और धा का उच्चारण नहीं है तो इस फोनेटिक्स के, इस ध्वनि के स्थान पर किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता था? सा के स्थान पर वो लोग हा का प्रयोग करते थे और धा के स्थान पर वो लोग दा का प्रयोग करते थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे, अगर यहां पर ईरान के निवासी आए, उन्होंने सिंधु नदी का नाम पूछा, किसी ने बताया सिंधु है, उन्होंने कहा हिंदू। हमारे लोगों ने, भारतीय लोगों ने कहा ये सिंधु है और उन्होंने कहा हिंदू, उन्होंने कहा सिंधु, उन्होंने कहा हिंदू, उन्होंने कहा सिंधु, उन्होंने कहा हिंदू। कहे भैया ठीक है, हिंदू है यार, नहीं बोल पा रहे हो तो हिंदू है मान लो। तो अब देखिए कि हिंदू हो गया। अब उन्होंने कहा सिंधु और उनको सुनाई दिया हिंदू, क्योंकि वो सा को हा और धा को दा कहते थे। आप जानते हैं किसी भी भाषा में बलाघात का नियम होता है। हाँ, क्या होता है? बलाघात का नियम होता है। और जैसे ये सिंधु है, छोटा ऊ की मात्रा जो होती है वो ज्यादा कठिन होती है बोलने में बरक्स बड़ाऊ की मात्रा में। जैसे पहले संस्कृत में क्या बोला जाता था? दुग्ध बोला जाता था। तो दुग्ध में दा में जो छोटा ऊ की मात्रा है बोलने में ज्यादा कठिन लगती है, बल्कि बड़ा ऊ की मात्रा, दीर्घ ऊ की मात्रा ज्यादा सरल होती है। जैसा इसको हम क्या कर सकते हैं? दूध। देखिए दूध जब आपने कहा तो ज्यादा सरल लग रहा है और दुग्ध कहने में कठिन लग रहा है, क्योंकि आधा अक्षर भी बोलने में कठिन लगता है और छोटा ऊ की मात्रा भी बोलने में ज्यादा कठिन लगती है। इसलिए ह्रस्व ऊ का जो है विलोपन हो गया दीर्घ ऊ में परिवर्तन के साथ। तो सिंधु का जब हमने हिंदू कर दिया, इसी हिंदू शब्द से ही हिंदू बन गया है। क्या बन गया? हिंदू बन गया है। सिंधु, हिंदू। अब आपको मैं बताऊं कि जो हिंदू शब्द है इसमें सबसे ज्यादा बलाघात हुआ है। बलाघात का मतलब होता है जब आप किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो बलपूर्वक जब उस पर चोट करते हैं, जब उस पर आघात करते हैं तो उसको हम कहते हैं बलाघात। अब चोट कैसे करेंगे? इसे हिंदू शब्द बोलते समय चाकू चलाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप हिंदू बोलते हैं तो किसी एक वर्ण पर ज्यादा दबाव देना पड़ता है, ज्यादा जोर देकर आपको बोलना पड़ता है बाकी दोनों शब्दों की तुलना में, बाकी दोनों वर्णों की तुलना में। देखिए जब हिंदू हम बोलते हैं तो सबसे ज्यादा बल किस पे पड़ रहा है बोलने पर? दा में जो ऊ की मात्रा लगी इस पे सबसे ज्यादा बल पड़ रहा है और हमारा क्या हो गया? हिंदू हो गया। हिंदू का मतलब है यहां पर छोटा ऊ की मात्रा जो लगी है इस पे हमको ज्यादा बल देना पड़ रहा है और कालांतर में जिस पे ज्यादा बल देते हैं बोलने पर उसी का हम विलोपन कर देते हैं। और हमने ये देखा कि जो हिंदू शब्द था इसमें कालांतर में केवल क्या बच गया? हिंद बच गया। क्या बचा? केवल हिंद बच गया और हिंद बचा और इसमें ईक प्रत्यय जोड़ दिया गया। बाद में इसमें ईक प्रत्यय जोड़ा गया। कौन सा? ईक। अब हिंद में हमने ईक प्रत्यय जोड़ दिया और नया शब्द हमको क्या मिला? हिंदीक।
कंफर्म है? हिंद शब्द में हमने ईक प्रत्यय जोड़ दिया, हमारा एक नया शब्द आ गया, तुरंत उसको हम क्या कहें? हिंदीक कहे। और हिंदीक में कालांतर में आप बताइए कि का प्रयोग भी कम हो गया, बोलते बोलते लोग इसको का को कम बोलने लगे। देखिए, जब हम भाषा में आगे बढ़ते हैं, फर्राटेदार भाषा में जाते हैं, तो 60 वर्ड्स का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं, छोटे छोटे शब्दों को हम ज्यादा प्रयोग में लाते हैं। हिंदीक शब्द जब था, हिंदीक में केवल हमने का को हटा दिया, क्या शेष बचा? हिंदी शेष बचा। और आप देख रहे हैं कि हिंदी शब्द का जो नामकरण हुआ है गलती से हुआ है। आपको लगा? देखिए, इसमें कोई सोची समझी साजिश ही नहीं है, वो हिंदी शब्द गलती से बन गया है। अब आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा कि हिंदी शब्द का जन्म किस शब्द से हुआ है? हिंदी शब्द का जन्म किस शब्द से हुआ है? तो आप जवाब देंगे कि हिंदी शब्द का जो जन्म हुआ है किस शब्द से हुआ है? सिंधु शब्द से हुआ है। किस क्रम में हुआ है? यह क्रम भी आपसे पूछ सकता है कि हिंदी शब्द के जन्म में जिन जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है और जिस क्रम में हुआ है उसको दर्शाइए। तो आप यहां ऐसे बता देंगे, कैसे? सबसे पहले सिंधु आया, सिंधु से फिर बना हिंदू, हिंदू से बना हिंद, हिंद से बना हिंदीक और हिंदीक से बना हिंदी। तो ये हमारा क्रम था। हमने सिंधु से यात्रा किया और कहां पहुंच गए? हिंदी से। तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है, ये आपको क्लियर हो गया। हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ईरान के निवासियों ने किया। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हिंदी शब्द बना है ये किस भाषा का है? सबसे पहला प्रश्न है कि हिंदी शब्द किस भाषा का है। चलिए उस पर भी हम देख लेते हैं। ईरान के लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? ईरानी अथवा अरबी का। ईरानी, ईरान के बाद ईरानी भाषा जो थी वो अरबी में परिणत होती है, अरबी के बाद फारसी आती है और फारसी के बाद क्या आती है? उर्दू आती है। तो यहां फारसी, ये जो शब्द है हिंदी शब्द जो है ये कहां से सीधा आया? ये फारसी से आया। और यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा, शिक्षक भर्ती में भी यही प्रश्न पूछा गया था कि जो हिंदी शब्द है वो किस भाषा का है? तो इसका सही जवाब है हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। मैं लगातार ये चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ाया था शिक्षक भर्ती में भी कि हिंदी शब्द किस भाषा का है, वो प्रश्न पूछ लिया गया। तो हिंदी शब्द किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई, जो एक नदी का नाम है, और गलती से हिंदी शब्द बन गया है। दो चीजें आपने जानी। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हिंदी शब्द का अर्थ क्या है। जैसे हर एक व्यक्ति का, वस्तु का नाम होता है, नाम का अर्थ होता है, तो हम हिंदी शब्द के अर्थ के विषय में जाने कि हिंदी शब्द का अर्थ क्या होता है, यह भी आपके लिए जानने वाली बात है। तो चलिए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि हिंदी शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है। हिंदी, अब हिंदी को हम दो भाग में बांट देते हैं। दो भाग में कैसे बांटते हैं? एक तो हमारा होता है हिन। हिन एक धातु है। धातु का मतलब होता है क्रिया। हिन का मतलब क्या होता है? ये क्रिया है। हिंसा, हिन का मतलब क्या हुआ? हिंसा। ठीक है, हिंसा करना। ठीक, हिन। अब यहां एक दी लिखा हुआ है और ये किससे बना है? टू से बना है। टू का परिणत हो जाता है, टू किस में परिणत हो जाता है? दी में। और टू का मतलब होता है टू, टू का मतलब होता है दुष्ट। हिन का मतलब हिंसा और टू का मतलब दुष्ट। तो यहां दो शब्द निकले हिंदी में, एक तो हिन निकला, हिन का मतलब हिंसा और टू का मतलब दुष्ट। तो इसका अर्थ यह हुआ कि दुष्ट जनों का संहार करने वाले लोगों की भाषा हिंदी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि दुष्ट जनों का संहार करने वाले लोगों की भाषा क्या है? हिंदी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दुष्ट जनों का संहार करने वाले लोगों की भाषा को क्या कहा गया? हिंदी कहा गया। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अब अगला तथ्य अगर आपसे पूछा जाए कि जो हिंदी शब्द है वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है। जैसे हर एक व्यक्ति का जो नाम होता है वो व्याकरण की दृष्टि से कुछ होता है। कहे मोहन, मोहन क्या है व्याकरण की दृष्टि से? आपने कहा सर हाँ संज्ञा है। अच्छा, फिर हमने कहा कलूटा, तो आपने कहा कलूटा विशेषण है। तो इस तरीके से जब हम कहे भैंस,
तो कहें भैंस सर जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं हिंदी, तो हिंदी आप अगर कहते हैं तो व्याकरण की दृष्टि से ये क्या है? तो हिंदी जब आप कहते हैं तो यह व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विशेषण है। हिंदी शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विशेषण है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि जो हिंदी शब्द है या हिंदी की भारत में स्थिति क्या है, ये आपके लिए जानना अतीव आवश्यक है कि हिंदी की भारत में स्थिति क्या है। हिंदी की भारत में स्थिति क्या है? देखिए, 3 स्तरों पर इसकी हम जांच करते हैं। सबसे पहले कहते हैं राजभाषा, दूसरा हम कहते हैं राष्ट्रभाषा और तीसरा हम कहते हैं मातृभाषा। जैसे मैं आपसे कहूं कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, मैं आपसे कहूं कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप कहेंगे सर भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। मैं कहूंगा नहीं है। आप कहेंगे अरे सर आप पहले झूठ बोल रहे हैं, आपको नहीं पता मत बताइए। देखिए भाई, कोई भी चीज, जैसे हम आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रपिता कौन है, आप कहेंगे गांधी जी है। मैं कहूंगा नहीं है। तो आप कहेंगे सर आप फिर गलत बता रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि हम उन्हीं चीजों को तर्कसंगत और सही मानते हैं जो चीजें हमारे लौकिक जगत में तो हैं लेकिन संविधान में भी उनका वर्णन किया गया है। देखिए, संविधान में इस तरह से कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है कि भारत का कोई राष्ट्रीय खेल होगा जिसको हॉकी के नाम से जाना जाएगा। ठीक, यह संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है कि भारत का कोई राष्ट्रपिता होगा जिनको महात्मा गांधी के नाम से जाना जाएगा। तो संविधान में अगर कहीं वर्णन नहीं है तो सीधी सी बात है कि इसको हम तर्कसंगत नहीं मानेंगे। तो जिन चीजों का संविधान में वर्णन है उन्हीं को हम तर्कसंगत मानते हैं। इस आधार पर अगर हम हिंदी का छिंद्रान्वेषण करें तो राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा 3 में किसी एक का चयन करेंगे तो हिंदी जो है वो राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में केवल एक सही होगा, वो होगा राजभाषा। राजभाषा को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यालयी भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। और राष्ट्रभाषा जो है, राष्ट्रभाषा को हम नेशनल लैंग्वेज कहते हैं और मातृभाषा को मदर टंग कहते हैं। तो भारत की कोई भी एक मातृभाषा नहीं है और भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ये हमारे लिए दुख की बात है, बहुत ही करुणा की बात है, क्योंकि पूरे विश्व में लगभग देशों की राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों एक होती है, परंतु हमारे भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है। लेकिन अनौपचारिक रूप से जो राष्ट्रभाषा भारत की है वो अंग्रेजी है। भले संविधान में वर्णन नहीं है, लेकिन संविधान में किसी का वर्णन नहीं है, ना तो अंग्रेजी का वर्णन है ना हिंदी का वर्णन है। लेकिन राष्ट्रभाषा का मतलब क्या होता है? राष्ट्रभाषा का मतलब है पूरे देश को एकत्रित करने वाले लोगों की भाषा, पूरे देश में सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली, समझे जाने वाले लोगों की भाषा। अगर हम इस पर बातचीत करें तो यह भी देखने को मिलता है कि किस भाषा के द्वारा आप पूरे देश की यात्रा कर सकते हैं। मान लीजिए आप अगर इलाहाबाद से निकलें और इलाहाबाद से होते होते कन्नड़, तेलुगु ये सारे क्षेत्र होते हुए फिर इलाहाबाद पहुंचे, वो कौन सी भाषा है जिसका प्रयोग करके आप पूरा देश घूम सकते हैं? वह हुई हमारी राष्ट्रभाषा। तो बताइए, आप अगर हिंदी बोलना जानते हैं तो क्या पूरा भारत घूम सकते हैं? आप अपना भारत ही नहीं घूम सकते हैं, आप विश्व की बात छोड़ दीजिए। आपको अगर अंग्रेजी आती है तो आप पूरा भारत भी घूम सकते हैं, साथ ही साथ विश्व भी घूम सकते हैं। इसलिए अगर राष्ट्रभाषा की बातचीत आती है, संपर्क भाषा की बातचीत आती है, तो अंग्रेजी उस पर ज्यादा प्रबल दावेदार दिखाई देती है। परंतु आपसे प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको जवाब देना है कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। आता है मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब होता है मदर टंग। आपकी माता ने आपको सबसे पहला शब्द जिस भाषा में सिखाया, आपके प्राथमिक पाठशाला की शिक्षा जिस भाषा में हुई है, उसको हम कहते हैं मातृभाषा। इसलिए याद रखिएगा मेरे मित्रों कि भारत की राजभाषा जो है वो है आपकी हिंदी, भारत की राष्ट्रभाषा जो है कोई नहीं, और भारत की मातृभाषा भी कोई नहीं है। हर एक क्षेत्र की अलग अलग मातृभाषा है।
केरल में आप जन्म लेते हैं, वहां की भाषा अलग है। तमिल में जन्म लेते हैं तो आपकी माता जो है आपको तमिल में जो है लोरी सुनाती हैं। आप इलाहाबाद में जन्म लेते हैं तो आपकी माता जी आपको अवधी में लोरी सुनाती हैं। तो इस तरीके से जो हर जगह की मातृभाषा है, मदर टंग है, वो अलग है। तो आज हम लोगों ने यह भी जाना कि हिंदी की भारत में स्थिति क्या है। तो हिंदी में भारत की स्थिति क्या है, वो राजभाषा के रूप में है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, कार्यालयी भाषा कहते हैं। अब कार्यालयी भाषा है तो कितने कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है, कितने कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता, यह भी जानने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भारत के जो सेशनल कोर्ट हैं या जो भारत का तहसील स्तर पर जो न्यायालय हैं वहां पर किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो तहसील स्तर पर जितने न्यायालय हैं वहां पर उर्दू मिश्रित हिंदी का प्रयोग किया जाता है, हिंदवी जिसको कहते हैं। तो आप अगर अपने तहसील में जाएं, वहां के वकील साहब जो लिखते हैं वो लिखते हैं वल्दियत, वो लिखते हैं इल्जाम, वो लिखते हैं कत्ल, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि फारसी और अरबी से मिश्रित शब्द हैं। आप अगर जिला न्यायालय में चले जाइए तो न्यायालयों की भाषा क्या है, तो भारत में जितने भी उच्च न्यायालय हैं उन सभी उच्च न्यायालयों की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी है। हिंदी का प्रयोग आप कर सकते हैं या वहां का जज चाहे तो अपनी जो है अपने विवेक से वो अंग्रेजी का प्रयोग या हिंदी का प्रयोग दोनों में से कोई कर सकता है, लेकिन अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य होता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट को में जाएं तो सुप्रीम कोर्ट की भी एकल भाषा है, केवल एक भाषा प्रयोग की जाती है, वह अंग्रेजी है, हिंदी का प्रयोग वहां नहीं किया जाता। यही भारत की दुर्दशा है कि अगर एक गरीब किसान हाई कोर्ट जाता है तो उसका डिसीजन भी वो स्वयं नहीं पढ़ पाता है, और इससे भी दुर्दशा है कि बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले वकील साहब भी इस तरह के हैं कि जो खुद भी उसका अनुवाद नहीं कर पाते हिंदी में। तो यह न्यायालय की व्यवस्था है या जो संविधान निर्माताओं की व्यवस्था है कि जो हिंदी प्रदेश की हिंदी लोगों की भाषा और उनके अंग्रेजी में सुनाए जा रहे हैं और अंग्रेजी में ही उनके कोर्ट और पिटीशंस भी दायर किए जा रहे हैं, ये थोड़ी सी दुखद बात है। अगर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इस तरह से भारत को 3 जोन में बांट दिया गया। 3 जोन में इस तरह से बांटा गया, एक तो हिंदी प्रदेश हो गए, दूसरे हमारे जो हो गए हिंदी जानने वाले प्रदेश और अंग्रेजी भी जानने वाले प्रदेश दूसरे स्तर पे, और तीसरे ऐसे प्रदेश हैं जो हिंदी नहीं जानते हैं, केवल अंग्रेजी या दूसरी भाषाएं जानते हैं। 3 तरह के प्रदेशों में इसको हमने क ख ग 3 तरह का विभाजन कर दिया जो कि राजभाषा के तहत है। बहरहाल ये केवल आज एक सूचनात्मक कक्षा है, ये मैं जब अलग से पढ़ाऊंगा तो उसमें राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा भी पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ आपको यह भी पढ़ाऊंगा, देवनागरी लिपि भी अगर अलग अलग से पढ़ाऊंगा। अब मैं आपको यह भी सूचना दे दूं कि हमारे यहाँ एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। आपको पेमेंट करके एडमिशन लेना पड़ेगा। आप इस डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको 2, 3, 4 लिंक मिल जाएगा अलग अलग विषयों का, जहां पर हिंदी का एक लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आप एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। टेलीग्राम आपको जरूर डाउनलोड करना पड़ेगा। टेलीग्राम, देखिए बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम यूज कर लेते हैं, कहते हैं इंस्टाग्राम पे तो ये नहीं है आप, तो इंस्टाग्राम नहीं, टेलीग्राम एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से जाके, और टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर आपके मोबाइल में है तो जैसे क्लिक करेंगे वैसे उसमें जाके आप मेरे ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ये व्हाट्सएप जैसा ही एक एप्लीकेशन होता है। व्हाट्सएप में अधिकतम 256 लोगों को ही ऐड किया जा सकता है, लेकिन ये टेलीग्राम उससे बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड करिए और उसमें आप क्लिक करेंगे और उसमें आप जाके जुड़ जाएंगे। आप जुड़ जाएंगे, वहां पर आपको फीस कितनी पेमेंट करनी है, कैसे कैसे प्रक्रिया करनी है, वो पूरी सूचना आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ अभी कुछ दिन तक हमारी कक्षाएं, कम से कम मेरी कक्षाएं फ्री चलेंगी। आप खुद का आकलन कर लीजिए कि आप पढ़ सकते हैं कि नहीं, और मेरा भी आकलन कर लीजिए कि मैं पढ़ा सकता हूं कि नहीं। यदि आपको पूर्ण संतुष्टि हो तो आप फीस पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं। मैं इन कक्षाओं को फ्री नहीं पढ़ा सकता, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हमारे यहां पूरी ये व्यवस्था है, अगर मैं कोई वीडियो डालता हूं तो महज 1 से 2 हजार लोग ही देखते हैं। अगर 1000 से 2000 व्यूज आते हैं
तो मैं इसमें से प्रतिदिन के इंटरनेट का खर्च भी नहीं निकाल सकता। बाकी जो ये मार्कर आ रही है भी नहीं लगा सकता, जो चाय पी रहा हूं वह भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर मैं इंटरनेट के खर्च की बात करूं वह भी नहीं, किसी भी लाइटिंग का, बिजली का मतलब आ ही नहीं सकता है। तो इसलिए दिक्कत यह है कि कम फीस रखूंगा। मार्केट में टीजीटी और पीजीटी की जो फीस है 8 से 10 हजार रुपए है, उससे बहुत कम फीस रहेगी। और इस पूरे फीस में आपको नोट्स भी दिया जाएगा, और वो ऐसे नोट्स होंगे जो क्लास नोट्स होंगे, और बाकी मैं पूरे मेहनत और ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाऊंगा, सजेशन दूंगा, गाइडेंस दूंगा, वो तो मेरा कर्तव्य ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे फिर से बातचीत करते हैं कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के बाद हिंदी शब्द की उत्पत्ति और विकास के बाद हिंदी शब्द किस भाषा का है, इस बात के बाद लगभग सारी चीजें हिंदी से संबंधित क्लियर हो गई हैं। अब निर्णय आपके हाथ में है, आप सबको एडमिशन लेना चाहिए। और देखिए पीजीटी के लिए मैं कुछ 60 कोर्सेज तैयार कर रहा हूं, क्योंकि वो 2 फरवरी को है। तो जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं पीजीटी के लिए, आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइएगा। अगर आप पीजीटी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं और 1 फरवरी को एग्जाम है, तो कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं 5-7 जिनको मैं अगर पहले पढ़ा दूं तो आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइएगा कि वो कौन कौन से चैप्टर हैं जो पीजीटी के लिए आप पढ़ना चाहते हैं। यदि आप बताते हैं तो मैं उनको पहले पढ़ा दूंगा। ठीक है मित्रों, आज की क्लास बस इतनी ही। कल फिर मिलते हैं। साथ ही साथ आज आप लोग गुड़ के लड्डू, तिलवे इत्यादि खाइए, और हो सके तो मुझे भी भिजवा दीजिएगा, क्योंकि आज मकर संक्रांति है। आज से सूर्य उत्तरायण होते हैं, और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सा जो है गर्मी बढ़ती है, और आज से दिन सुहावना होने लगता है। तो आज से हम लोग जो है क्षण क्षण गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। इसको सभी ग्रुप्स में, हिंदी के सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। ये आपका कर्तव्य है, और मेरे ऊपर ये आपकी महती कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।